थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तीन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे हमारे लिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले एसेट्स। ये एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स something which the anything which the business entity owns, anything which the business entity owns and uses it for generation of income. सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। anything which the business entity owns and uses it for generation of income। तो कीवर्ड क्या है? ओनरशिप होना जरूरी है। ओनरशिप होना जरूरी है, ना तो ये बुक यूज होनी है ना पेन यूज होना है। सो जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग। ओनरशिप इज द कीवर्ड। मतलब ये लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग, विल इट बी कैटेगराइज्ड एज एन एसेट? दोबारा मीनिंग बताऊंगा। एनीथिंग विच द बिजनेस एंटिटी ओन्स एंड यूजेस इट फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करेगी, आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी, आपको कैश जनरेट करके दे सकता है। एसेट जिसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो, आपको पैसे कमाने में हेल्प मिलेगा या बिजनेस चलाने में हेल्प मिलेगी। बट क्राइटेरिया क्या है? ओनरशिप होनी जरूरी है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, इज इट एन एसेट फॉर मी? बेसमेंट, ऑफिस सेटअप, यस, प्रोवाइडेड इट इज ओन्ड। अगर मैंने ये सेम प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, हर महीने रेंट देता हूं, एग्जाम्पल 10,000 रुपीज पर मंथ में रेंट देता हूं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, सेम स्पेस यूज कर रहा हूं, कैन इट बी कैटेगराइज एज एन एसेट? सेम स्पेस, कैन इट बी कैटेगराइज एज एन एसेट? रीजन? Because we are paying for that building, it's for our own. We do not own it. It has been taken on rent. We do not have the ownership rights. तो ओनरशिप होना जरूरी है। कैपिटल क्या होता है मुझे पता ही नहीं। वन वर्ड, वन टर्म एट अ टाइम। मैंने जो डिस्कस कर लिया उसके बारे में जो मर्जी पूछो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं करा वो आएगा। कैपिटल वर्ड तो अभी मैंने बताया ही नहीं कि होता क्या है, ठीक है ना। कैपिटल मैंने अभी बताया नहीं क्या होता है। अभी एसेट्स पहली टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एसेट्स भी डिस्कस करेंगे, हम लाइबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे, हम कैपिटल भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रह गया तो सेम चीज दोबारा पूछ लेना। अभी कैपिटल हमें पता ही नहीं क्या होता है, अभी हम एसेट्स पे। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब समथिंग विच यू ओन। प्रॉपर्टीज, दे मे बी टैंजिबल, दे मे बी इनटैंजिबल, owned by an entity. So now you understand कि मैंने पहले entity क्यों explain कर दिया। entity business unit को बोलते हैं, entity business unit को बोलते हैं, owned by an entity or the enterprise। सर ये tangible assets और intangible assets क्या होते हैं? तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे कैटेगरीज वैसे वैसे हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो एक कैटेगराइजेशन हो गई tangible और intangible। ये tangible assets क्या होते हैं, ये intangible assets क्या होते हैं? tangible, tangible assets, assets which have a physical existence, assets which have a physical existence, which have a physical existence, physical existence which we can touch and feel. Example, land and building. Another example, furniture, machinery, machinery मतलब ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आएंगे हम दोबारा। टैंजिबल एसेट का मीनिंग क्लियर? समथिंग, पहली बात तो एसेट होना चाहिए, ओनरशिप राइट तो होना ही चाहिए। उसके बाद उसकी अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो वो टैंजिबल है, और अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो इनटैंजिबल है। पानी पीना है तो पी सकते हैं। intangible assets, what do you mean by intangible assets? Assets which do not have, which do not have a physical, which do not have a
physical existence which we cannot touch and feel. Intangible assets का कोई एग्जांपल दे सकता है? Sir, goodwill. Goodwill, patents, copyrights, trademarks. बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए. मतलब क्या होता है? Why is it considered as an intangible asset? Intangible asset, something which helps in generation of revenue, something which you own, but you cannot touch or feel it. It does not have a physical existence. Tangible हो या intangible हो, वो asset ही तब माना गया है जब वो condition fulfill कर रहा है. क्या? Something which gives you benefit, something which will give you benefit. Tangible हो या intangible हो, benefit तो आपको दोनों ही दे रहे हैं. Tangible तो basic सी चीज है, उस पर कोई discussion की जरूरत तो नहीं है. इस पे discussion की बिल्कुल जरूरत है. What do you mean by goodwill? Try, कोई try करना चाहेगा? लोग उसको अच्छा समझने लग जाते हैं. जैसे टाटा है फॉर एग्जांपल, मतलब वो नहीं पता ना, टाटा को एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब हम उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और मतलब लोगों को उसने गुडविल बना दिया उनको. मतलब वो भी डोनेशंस करता है तो थोड़ा लगता है कि अच्छा है और हम उसकी वजह से सामान ले लेते हैं, पर इतना नहीं होता कि मतलब वो ही नमक प्योर बेचेगा तो मिलेगी. मुझे लगता है टाटा थोड़ा गुडविल भी है और थोड़ा अच्छा भी है. उस बेचारे को ये नहीं पता कि नमक मतलब बस नमक तक ही उसकी गुडविल पहुंची है. अच्छा एग्जाम्पल. हाँ, और कोई गुडविल का मतलब बताना चाहेगा? Goodwill is the reputation of the business entity in the market. Would you like to add something to goodwill? Sir, how can I add? I don't even know what is goodwill. क्योंकि अभी हम, हाँ मैं कह रहा हूँ अभी सब जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो जो ये बोल पा रहे हैं उनके स्कूल में वो टॉपिक हो चुका है. सिर्फ इस वजह से बोल पा रहे हैं और कोई रीजन नहीं है. ऐसा नहीं कि इनको बचपन से पता था कि गुडविल क्या होता है, तो नहीं पता अभी ना, अभी लर्निंग स्टेज. तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी इन द मार्केट because of which it is able to generate additional revenue, because of which it is able to generate additional revenue. अभी बताता हूं how. एक वो बिजनेस आइडिया है, बताओ क्या खोलें? प्लाजा में कोई शॉप खोलते हैं खाने पीने की, कौन सी खोलें? खाने पीने की, खाने पीने. भूख लग रही है. Sir, may I give an example? Yes please. Sir, if we look at, let's say, Domino's, for example, it is a reputed brand and has a lot of, it already has a target audience which is very attracted towards the particular brand and would always prefer it over the other. So if you try to open a new brand and establish a new thing out of the blue, it might not get as successful. But if we take a franchise and just open another outlet of Domino's, it will get very successful, which is for sure, because people already have faith in that particular brand and will always buy products from that. Chances are very high that it will be a successful venture. तो चलो आराम आराम से सेम चीज दोबारा सुनते हैं कि हमें खाने पीने की शॉप खोलनी थी, हमें पिज्जा पार्लर खोलनी, पिज्जा शॉप खोलनी है. अब एक ऑप्शन है चामवुड पिज्जा कॉर्नर खोल लेते हैं, चामवुड पिज्जा शॉप खोल लेते हैं, डीसीसी कैफे खोल लेते हैं, वहां पिज्जा भी रख लेंगे. ठीक है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो आ जाएंगे वहीं पे खाने पीने बस. और एक ऑप्शन है कि डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं. तो पिज्जा बेचने के लिए बेटर ऑप्शन क्या है? डोमिनोज. डीसीसी पिज्जा चलने के चांसेस डोमिनोज के सामने तो कम ही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो अब आप डोमिनोज, आप क्या ऐसी बस डोमिनोज पिज्जा मतलब आप खोल दोगे? क्या आपके पास परमिशन है? उसको तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे. आप किसी का नाम यूज कर रहे हो विदाउट देयर परमिशन. तो नाउ इफ यू वांट टू ओपन अ फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है कि आप बिजनेस रन करोगे खुद, लेकिन आप किसी का नाम ले रहे हो, किसी का नाम यूज कर रहे हो. डोमिनोज के नाम से चलेगा, यहाँ पे पूरा सेटअप सब कुछ सेम होगा, उनका इंटीरियर्स भी वही डिसाइड, वो पूरा कलर कोडिंग एग्जैक्टली सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए. बट वो आपका बिजनेस होगा. वो क्या होगा? आपका बिजनेस होगा. लेकिन आप उनका नाम यूज करने के लिए
आप बिजनेस एंटिटी खोल रहे हो, तो आप एंजल उनका नाम यूज करने के लिए उनको कुछ पेमेंट करोगे। Yes, sir. तो अब आप जो ना आपने पेमेंट करी, एक तरह से आपने उनकी गुडविल परचेज कर ली। क्या कर लिया आपने? गुडविल परचेज कर ली। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 5 इयर्स का हो सकता है, 2 इयर्स का हो सकता है, 10 इयर्स का हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 50 लाख रुपए दे दिए, तो मैंने गुडविल परचेज करी, मैंने गुडविल परचेज करी। अब गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, वो तो बस एक रेपुटेशन इन द मार्केट है। तो बट इट विल हेल्प इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, इट विल हेल्प इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। यस और नो? गुडविल, पेटेंट्स, पेटेंट्स आपने कोई डिजाइन पेटेंट करा लिया, आपने कोई डिजाइन पेटेंट करा लिया, किसी चीज का फॉर्मूला पेटेंट हो सकता है, किसी कार का डिजाइन पेटेंट हो सकता है, और अगर वो हिट हो गया तो फिर मतलब कोई और उसे कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो चीज अब आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी, वो चीज आपको बहुत ज्यादा। अब जैसे होता है ना कि ऑथर्स, ऑथर्स के केस में होता है कॉपीराइट्स, ऑथर्स के केस में क्या होता है? कॉपीराइट्स। वो अपने कॉपीराइट्स देते थे। कोई ऑथर है, जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर, तो उन्होंने अपने राइट्स सेल कर दिए कि भाई प्रोड्यूसर्स को, कंपनीज को, जो बनाएंगे उस पर मूवी, मूवी थोड़ी ना जेके रॉलिंग ने बनाई होगी, बट उसने राइट्स सेल कर दिए कि इस बुक पे, इस नॉवल पे आप अपनी मूवी बनाएं। तो कॉपीराइट्स बस सेल करे और कितना रेवेन्यू जनरेट करा। कॉपीराइट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है? नहीं। आप शॉपिंग करने गए, शूज लेने गए, अब अगर नाइकी के शूज पे नाइकी का लोगो ना हो तो ले लोगे? लोगे या नहीं लोगे? नहीं लोगे भाई, उसी के तो पैसे दे रहे हैं हम। तो ट्रेडमार्क्स मतलब ब्रांड रिकग्निशन, तो वो ब्रांड सर फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो दिख तो रहा है। अरे नहीं, मतलब वो तो एक फीलिंग है ना, वो तो एक फीलिंग है। ट्रेडमार्क्स, लोगोज, वो एक फीलिंग है कि ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है। तो ब्रांड कॉन्शियस शॉपिंग, all these are intangibles, all these are intangible assets, all these के मतलब क्या लोगो कोई और यूज कर सकता है उसका? नहीं कर सकता। तो सोचो वो लोगो ही उनको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। एप्पल के फोन से हट जाए लोगो, लैपटॉप से हट जाए लोगो, तो फिर क्या बात वही रहेगी? नहीं रहेगी। तो लोगो, ट्रेडमार्क्स आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो ट्रेडमार्क की भी रजिस्ट्रेशन होती है, फीस होती है, आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है कुछ टर्म के लिए। तो एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टैंजेबल और इनटैंजेबल। मीनिंग क्लियर? ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है? सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, अभी रुक जाओ। Assets may be tangible or intangible. They are economic resources of the business. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit in the future. मतलब जो आपको revenue generate करके देगा। Examples are land building, machinery, stock debtors, जो जो नए टर्म आएंगे वो हम सब डिस्कस करते जाएंगे। बट अभी तक के कोई भी डाउट? तो एसेट्स मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक टैंजिबल, इंटैंजिबल, वो एक अलग कैटेगराइजेशन हो गई। अब मोर इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन, एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू नॉन करेंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करेंट assets, something which we own and which will give us benefit in the future, इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब या तो वो पैसा जनरेट करने में हेल्प करेगा या बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा। ये तो हो गई एसेट की डेफिनेशन। जो बेनिफिट की बात हो रही है, अगर वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, अगर वो बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग है, तो फिर वो हो जाएगा नॉन करेंट एसेट। क्या हो जाएगा वो? नॉन करेंट एसेट। अगर वो बेनिफिट शॉर्ट टर्म है तो हो जाएगा वो करेंट एसेट। पहली बात तो वो एसेट होना चाहिए। अब वो एसेट हो गया तो अब आपको कैटेगराइज करना होता है कि वो नॉन करेंट है या करेंट है। सर हमें कैसे पता चलेगा? फर्नीचर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है या शॉर्ट टर्म? फर्नीचर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? हो सकता है शॉर्ट टर्म, हो सकता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। आपका पहला तो क्वेश्चन होना चाहिए सर ये लॉन्ग टर्म क्या है? ये लॉन्ग टर्म 1 मंथ है,
ये लॉन्ग टर्म 2 मंथ है, 3 मंथ्स है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो बड़ी रिलेटिव टर्म है ना. We have been into a long term relationship. Now that can be 3 months also, that can be 5 years also, that can be 50 years also. So term कितनी है non current assets में? If the benefit lasts for more than 12 months, तो 12 months कैटेगराइज करेगा, 12 months डिसाइड करेगा कि अगर बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा का है, मतलब 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट है, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, नॉन करेंट एसेट है. If the benefit lasts for less than 12 months, तो क्या हो गया? करेंट एसेट. तो टर्म का मतलब समझ आ गया कि टर्म कितनी होनी है? 12 मंथ्स. तो अगर बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म आपका नॉन करेंट एसेट है, वरना करेंट एसेट है. तो सर नॉन करेंट एसेट तो फिर वही सब हो जाएंगे, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, टैंजिबल इंटैंजिबल जो भी हमने ऊपर जितने भी करे थे ना, वो सारे नॉन करेंट थे. मैं सीधा करेंट पे आ जाऊं. करेंट एसेट्स ध्यान से देखना. सबसे पहला एग्जांपल, कैश इन हैंड, कैश बैलेंस आपका. बट सर कैश आपके पास कैश पड़ा हुआ है 50,000, मैं कह रहा हूं कि वो करेंट एसेट है, मैं कह रहा हूं वो करेंट एसेट है. अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस 50,000 रुपए से मैं फर्नीचर खरीद लूं, तो फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया ना. यस और नो? बट जैसे ही आपने कैश से फर्नीचर खरीदा, कैश तो खत्म, कैश तो एग्जॉस्ट हो गया. अब क्या बन गया? फर्नीचर. अब क्या बन गया? फर्नीचर. तो कैश अपने आप जो लिक्विड फॉर्म में पड़ा है, कैश लिक्विड फॉर्म, सर मतलब लिक्विड थोड़ी ना होता, कैसी कैसी बातें कर रहे हो. लिक्विड फॉर्म मतलब रेडी टू यूज. पैसा है, बिजनेस चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए. तो कैश इन हैंड करेंट एसेट है, क्योंकि वो तो इट विल कीप चेंजिंग हैंड्स. आपके पास अभी 50,000 है, कल आप कुछ खर्चा करोगे 40 हो जाएंगे, फिर कुछ और इनकम जनरेट होगी वो 80 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे. द बैलेंस विल कीप चेंजिंग. तो कैश इन हैंड इज अ करेंट एसेट. इसमें कोई डाउट? Sir, if you buy a land for the group of earning profit, that be a non-current asset or something. बाइंग लैंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट मतलब मतलब कि ने लैंड लिया है और कुछ टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, किस पर्पस पे लैंड लिया? नहीं, ध्यान से देखना. बाइंग लैंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, इट इज अ नॉन करेंट एसेट बिकॉज यू हैव टू होल्ड इट फॉर सम टाइम, और इतनी जल्दी नहीं होता वो. लेकिन आप ये कह रहे हो कि अगर सर हम ट्रेडर हैं, हम रियल एस्टेट में ही डील करते हैं, कि मैंने जमीन खरीदी, जमीन बेची, जमीन खरीदी, जमीन बेची. कौन है ये बोल रहे हो ना कि अगर मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूं, तो मैंने जमीन खरीदी, जमीन बेच दी, जमीन खरीदी, जमीन बेच दी, तो आगे जाके हम एक टर्म सीखेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, अभी सिखा दूंगा. तो फिर आपके लिए वो एसेट्स नॉन करेंट नहीं है, तो आपके लिए स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएंगे. स्टॉक उस चीज का होता है जिस चीज में आप डील करते हैं, स्टॉक उस चीज का होता है जिस चीज में आप डील करते हैं. तो लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, तो इन्वेस्टमेंट भी नॉन करेंट होती है. इन्वेस्टमेंट पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है, तो वो शॉर्ट टर्म होती है. अब ध्यान से देखना, कैश इन हैंड करंट एसेट है, क्लियर? योर बैंक बैलेंसेस वो भी करंट एसेट होता है. सेम बात है ना, आपके हाथ में कैश पड़ा हुआ है, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो सब लिक्विड है, वो सब रेडिली अवेलेबल है, बैंक से ट्रांसफर्स होते हैं. बैंक बैलेंस भी आपका करंट एसेट है, इसमें कोई डाउट? क्योंकि आपको बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है. और इंटरेस्टिंग टर्म्स ध्यान से देखना, स्टॉक, इन्वेंट्री. स्टॉक क्या होता है? Something that we क्लोजिंग बैलेंस ऑफ गुड्स. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ गुड्स उसको बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री. क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना बच गया. अब फॉर एग्जांपल आपकी स्टेशनरी की दुकान थी, आपने 10 लाख की स्टेशनरी खरीदी, 8 लाख की बेच दी पूरे साल में, एंड में 2 लाख की बच गई, तो बोलेंगे स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, जरा चेक करो, स्टॉक में 2 लाख की स्टेशनरी पड़ी हुई. तो स्टॉक का मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना सामान बच गया. कौन सा सामान?
गुड्स की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड मतलब जिस चीज में आप डील करते हो, जिस चीज में आप डील करते हो। जैसे कि मैं स्टेशनरी का डीलर हूं, तो जो स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द पीरियड बच गई वो मेरे स्टॉक में आ रही होगी। लेकिन अगर मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर मेरे पास कुछ स्टेशनरी बच गई, तो क्या वो स्टॉक में आएगी? उसके लिए स्टॉक टर्म यूज नहीं होगी। स्टॉक में कोई बेचने के लिए थोड़ी ना रखी हुई है। बात समझ आई? आप, मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं, मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, एसेट होगा कि नहीं होगा? नॉन करेंट या करेंट? नॉन करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के डीलर हो, तो आपने एसी खरीदा बेचने के लिए, अगर, तो क्या वो एसेट्स की कैटेगरी में आएगा? वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। वो किस में आएगा? गुड्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द पीरियड जो बच गया वो स्टॉक में आ जाएगा। वो स्टॉक में आ जाएगा। तो स्टॉक इज अ करेंट एसेट। स्टॉक इज अ करेंट एसेट। क्लियर? स्टॉक का मीनिंग, इन्वेंट्री का मीनिंग। Excuse me, sir. अभी जो आपने को एग्जांपल दिया अबाउट दी लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रेडर और समबडी बाइज एन ईसी टू सेल इट फर्दर, तो अगर उन्होंने जितने फॉर एग्जांपल उन्होंने कॉस्ट पे लिया 30,000, उन्होंने इफ दे सेल इट फॉर 40,000 फर्दर, तो फिर उनको प्रॉफिट हुआ, तो इज इट नॉट एन एसेट? नहीं नहीं नहीं, एसेट की कैटेगरी, यू आर सेइंग कि जो 30,000 का हमने खरीदा और हमने बेच दिया 40,000 का, तो उससे तो मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ। यस और नो? तो आप कह रहे हो फिर तो वो मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो वो मेरा एसेट होना चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन। यस सर। मैं कह रहा हूं कि एसेट्स की कैटेगरी में वो आता है समथिंग विच यू ओन। एक तो हो गया जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, एंड गुड्स विच which you are unable to sell at the end of the period, जो आपका स्टॉक बच गया। गुड्स परचेज्ड इज एन एक्सपेंस, नॉट एन एसेट। बट सर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको एसेट्स में दिखा रहे हैं। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप उसको स्टॉक की कैटेगरी में दिखा रहे हो। किस कैटेगरी में दिखा रहे हो? स्टॉक। स्टॉक और गुड्स में क्या फर्क होता है सर? गुड्स होते हैं आपके फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 30,000 का एसी खरीदा और 40,000 का बेच दिया, तो अगर वो उसी पीरियड में बिक गया है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, तो बैलेंस शीट में वो एसेट्स में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेच चुके हैं। तो लेकिन सर जब खरीदा था तब उसको एक अलग अकाउंट में दिखाते हैं, परचेजेस। किस अकाउंट में दिखाते हैं? परचेजेस। परचेजेस आगे जाके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम सीखेंगे। परचेजेस अकाउंट में वो चीजें आती हैं, परचेजेस अकाउंट में गुड्स आते हैं। क्या आते हैं? जो आपने गुड्स परचेज करे वो परचेजेस अकाउंट में जाते हैं। तो गुड्स होते हैं जिस चीज में आप डील करते हो। तो इसका मतलब अगर आपने एसेट खरीदा अपने यूज के लिए, मैंने एयर कंडीशनर खरीदा अपने ऑफिस में लगाने के लिए, तो वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने एसी खरीदा बेचने के लिए, तो वो परचेजेस अकाउंट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? परचेजेस अकाउंट में। और अगर वो एट द एंड ऑफ द पीरियड बच गया, अगर वो एट द एंड ऑफ द पीरियड बच गया, तो वो स्टॉक में दिखाएंगे हम। स्टॉक इज एन एसेट, बट स्टॉक इज नॉट अ नॉन करेंट एसेट, इट इज अ करेंट एसेट। तो अगर आपके स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू हो गई है और आप उससे मिक्स कर रहे हैं कि मैंने सामान खरीदा तो वो एसेट्स की कैटेगरी में आता है, तो वो स्टॉक के नाम से अभी आ रहा है, वो स्टॉक के नाम से आ रहा है। बट आप लिख सकते हैं, मैं ही लिख देता हूं, ताकि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं, अभी इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली कि आप डिफरेंशिएट कर सके कि परचेजेस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बट मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्या, आपका एग्जाम्पल, ताकि हम बाद में जब उस चीज के लिए रेडी हों कि सारी टर्म्स अंडरस्टैंड। अभी तो हम पहली टर्म थे एसेट्स, तो अभी तो 99% आपको टर्म्स आती ही नहीं। बट मैं बता रहा हूं, इफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर परचेजेस an air conditioner for resale, it will come under
purchases. It will come under purchases account and not assets. Assets में नहीं आएगा, purchases में आएगा, ठीक है ना? ये एक्चुअल अकाउंटिंग होती है. बट वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हम हर एक इक्वेशन के बाद ना बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं, लाइन खींचते हैं, क्लोज करते हैं, तो हम स्टॉक कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो स्टॉक ऑफ गुड्स में, स्टॉक में आएगा. स्टॉक वो बिल्कुल अलग चीज है कॉन्सेप्ट वाइज. एसेट नॉन करेंट, करेंट. नॉन करेंट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, करेंट आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है. बट लेकिन सर उसने मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दिया, उसकी कैटेगराइजेशन एसेट्स में नहीं होती, एक्सपेंसेस में होती है. एक्सपेंसेस, परचेजेस इज एन एक्सपेंस नॉट एन एसेट. माय लिमिटेशन, ना भी आपको एक्सपेंस पता है ना भी आपको परचेजेस पता है. बस मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के डीलर हो और अगर आपने एसी खरीदा है बेचने के लिए, तो एसी आपका एसेट नहीं है, पर गुड्स परचेजेस में आएगा. किस में आएगा? परचेजेस. परचेजेस अगर वो पर्पस रीसेल का था. लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड जो बच गया वो स्टॉक में आ जाएगा. जिस चीज में भी आप डील करते हो एट द एंड ऑफ द पीरियड जब वो बच गई तो वो स्टॉक में आ जाएगा. क्लियर? समवॉट क्लियर? Yes, sir. Thank you. ओके. करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक, इन्वेंट्री. अभी तक कोई टर्म में डाउट? आगे चल सकते हैं. स्टॉक का दूसरा नाम, स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री, alternate name for stock. Stock of goods, stock in trade, stock, सब एक ही बात है. कुछ बोलना है? नहीं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सपेंस नहीं बताया क्या होता है, तो एसेट्स के जो जो एग्जांपल्स मैं बताता जा रहा हूँ उनसे रिलेट करेंगे हम. तो जैसे फर्नीचर वो एसेट है क्योंकि मुझे वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है. प्रोजेक्टर मेरे लिए एसेट है, रेफ्रिजरेटर मेरे लिए एसेट है. बट जो मैंने स्टेशनरी खरीदी, क्या वो मेरे लिए एसेट है? ध्यान से देखना, स्टेशनरी खरीदी, पेन पेंसिल, क्या वो मेरे लिए एसेट है? पहली बात, क्या वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है? तो नॉन करेंट तो हो ही नहीं सकता, नॉन करेंट तो हो ही नहीं सकता. अब बच गया कि वो सर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दे रहा है. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे जो चीजें हैं वो अभी एक टर्म आएगी, हम सीखेंगे, एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. और जैसे बिजली का बिल दिया मैंने, मेरा तो बिजनेस जनरेट करने में हेल्प कर रहा है ना, यूज हो रहा है ना, इट इज एन एक्सपेंस नॉट एन एसेट. तो आपकी लिमिटेशन अभी क्या है? अभी आपने सुना ही नहीं आगे कुछ. तो एक्सपेंसेस एक कैटेगरी होती है. वेरी सून बट हौले हौले बिजनेस रन करने के लिए. अब बिजनेस ही हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल. अगर मैंने यहाँ पे कोई कबर्ड बनाया, कोई फर्नीचर, पेंटिंग वेंटिंग लगा दी, तो मेरे एसेट्स की कैटेगरी में आएगा. पड़ी हुई है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है. ब्यूटिफिकेशन के लिए भी होता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे. एक्वेरियम लगा दिया यहाँ पे मैंने, उससे कोई लेना देना नहीं है बिजनेस का. ढूंढ रहा है एक्वेरियम, अगर लगा दिया एक्वेरियम, तो है तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए ही. तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको बेनिफिट दे रहा हो, ठीक है ना? किसमें? नहीं, उनको हमने इंसानों को खरीदा थोड़ी ना, उनको तो सैलरी देते हैं. तो उनको जो सैलरी पे करते हैं वो एक्सपेंस की अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं. करंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स मतलब बहुत मजा आएगा अगर आप इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी तो आपने एक ही टर्म सुनी, तो जैसे जैसे हम और टर्म्स सुनते जाएंगे, ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि व्हाई वाज द एयर कंडीशनर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेट एट द टाइम ऑफ परचेज. तो उसके लिए अभी बहुत सारी बातें जो हमें पता ही नहीं. तो बट मैं कह रहा हूँ कि और क्लियर होंगे. अभी तो बता दिया जितना बता सकता था, बट आगे ये सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स. सन्ड्री मतलब कलेक्टर, डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स कोई ट्राई करना चाहेगा? आप ट्राई करना चाहेंगे? कैसे? बोलो. नहीं, अ लॉट ऑफ मनी. 10 रुपए भी वो करता है तो भी डेटर में आएगा. पीपल और बिजनेस एंटिटीज
who owe us money, who owe us money, हमने पैसे लेने हैं उनसे। who owe us money किस बात के? on account of credit sales, on account of credit sales। मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, 50,000 रुपीज का मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, तो मेरे अकाउंट्स में डेटर्स की लिस्ट में आ रहे होगे आप। तो डेटर्स आर द पीपल हु ओ अस मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। नहीं यार देखो, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी की हो रही है, अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी की हो रही है। मैंने आपको सामान बेचा, आपने किस पर्पस के लिए लिया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको सामान बेचा क्रेडिट पे, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो मेरे किस कैटेगरी में आ रहे होगे आप? डेटर्स में। तो डेटर्स करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट? करंट एसेट, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो, मन में कुछ आया? पक्का? ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको 50,000 का सामान बेचा, आप डेटर हो। आपको 10,000 का सामान बेचा, आप डेटर हो। आपको 20,000 का सामान बेचा, आप डेटर हो। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड सन्ड्री डेटर्स हो गए 50, 20, 80,000। तो सन्ड्री डेटर्स मतलब कलेक्टिवली टोटल डेटर्स कितने हैं? क्लियर? सन्ड्री मतलब कलेक्टिवली, सब मिला के। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने लैंडलाइन का 1 साल का बिल दे दिया प्रीपेड, वो मेरे लिए एक एसेट है। क्यों? बेनिफिट मिलेगा, सर्विस मिलेगी, दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बट क्या वो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करेगा? नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंस है कि आपको बेनिफिट मिलेगा जिसके लिए आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके। लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड मतलब आप काम कर चुके हो, आपको भी पैसे नहीं मिले हैं। सर ये कैसा एसेट? ये तो नुकसान जैसा लग रहा है, काम कर दिया और पैसे नहीं मिले। मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी और आपने पैसे नहीं दिए, 3 महीने हो गए। अब मेरे लिए वो एक अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न, काम तो कर दिया बट पैसे नहीं मिले। सर व्हाई इज इट एन एसेट? क्योंकि अब बस पैसा आना बाकी है, अब मुझे उसके लिए कोई काम नहीं करना, काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो डेटर्स और अक्रूड इनकम सिमिलर टर्म्स होती हैं, दोनों को आपने क्रेडिट पे ही कुछ प्रोवाइड करा है। बट डेटर्स टर्म आती है गुड्स के लिए, अक्रूड इनकम आती है सर्विसेज के लिए, कि मैंने आपको कोई सर्विस रेंडर करी तो वो अक्रूड इनकम में आ रहा होगा। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी और मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैंने आपकी डील करा दी, आपका सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया, मेरी कमीशन अभी आनी बाकी है, तो मैं वो कहां दिखा दूंगा? अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन, काम तो हो चुका है, बस पैसे आने बाकी है। तो चलो बेटा एसेट्स पे ताला लगाएंगे। एसेट्स का मीनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 टाइप के एसेट्स होते हैं। ये एक सेकेंड, ये फ्यूचर के लिए है। Excuse me, sir. एक सेकेंड, मैं बस एक बार ही क्लोज कर दूं, फिर आई विल बी टेकिंग ऑल योर डाउट्स रिलेटिंग टू एसेट्स। लिख लो कहीं अगर लिखना है तो, अगर कोई डाउट है तो भूल बाद में तो ना, ओहो सॉरी मैं तो भूल गई, तो डोंट ब्लेम मी लेटर, वही लिखना हो तो लिख लेना। ध्यान से दें, एसेट्स शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ओन्ड, राइट्स होंगे आपके। इट मे बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, मतलब इट शुड बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। It should be capable of being measured, ठीक है, some value attached to it, measurable in monetary terms. Assets may be categorized as non-current assets or current assets. Non-current assets, assets owned by the entity not meant for resale, मतलब कोई चीज आप जो ओन करते हो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, इवेंचुअली बेच सकते हो, बेचना मना नहीं है कि अब फर्नीचर पुराना हो गया तो मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूंगा ना, बट खरीदने के टाइम इंटेंशन क्या थी? बिजनेस यूज, ओन यूज के लिए। ओन यूज मतलब बिजनेस चलाने के लिए। मोबाइल फोन नॉन करंट एसेट या करंट एसेट?
नॉन करंट या करंट? नॉन करंट, नॉन करंट। बड़े रिस्पॉन्सिबल टाइप के हो आप, कि अगर आप सोच रहे हो कि सर फोन वो तो 2-4-6 महीने में टूट ही जाता है। अरे नहीं, मतलब इट इज अ नॉन करंट एसेट, इट इज सपोज टू गिव अस अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यू सेड करंट एसेट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती, मैंने गलत सुना, ध्यान से सुनना। बट मैं कह रहा हूँ कि दूसरे बैच में भी आधी क्लास ने बोला करंट एसेट, तो पॉइंट क्या कि सर ऐसा भी तो हो सकता है चोरी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है टूट जाए, वो तो कुछ भी सकता है बेटा। बट जब भी हम एसेट कैटेगराइज कर रहे हैं नॉन करंट और करंट में, तो एट द टाइम ऑफ परचेज उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या थी? उसकी एस्टिमेटेड लाइफ मोर देन 1 ईयर थी या लेस देन 1 ईयर थी? अगर मोर देन 1 ईयर थी तो वो करंट एसेट है, और अगर मोर देन 1 ईयर थी तो वो नॉन करंट एसेट है, लेस देन 1 ईयर थी तो वो करंट एसेट है। तो मोबाइल फोन की एस्टिमेटेड लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर। चलो, non-current assets are those assets which are held by an entity not with the purpose to resell but for as an investment or to facilitate business operation, business चलाने के लिए। हो गई सारी बातें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट एसेट्स, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपको लोन दिया, मैंने आपको लोन दिया तो वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट जनरेट करके देगा। मैंने आपको लोन पे पैसे दिए तो वो मेरे लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट जनरेट करके देगा। 1 साल से ज्यादा का है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, 1 साल से कम का लोन है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। विदाउट tangible fixed assets are non current assets, non current assets के कैटेगरी होती है फिक्स्ड एसेट्स, दे मे बी tangible, they may be intangible, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं tangible intangible। current assets are those assets which are held by an entity with the purpose of converting them into cash within a short period। तो एक within 12 months वो आपको या तो कैश जनरेट करके देंगे या कोई बेनिफिट देंगे। तो एग्जाम्पल, गुड्स परचेज विद द पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट, स्टॉक में आ जाएगा। ध्यान से देखना, स्टॉक जो बच गया था स्टॉक, वो आ जाएगा आपका करंट एसेट्स में, वो आ जाएगा करंट एसेट्स में। ठीक है ना? आप आगे खुद ही पता चल जाएगा थोड़ी देर में आपको, जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे। मैंने आपको इसलिए वो लिख के दे दिया है कि इस पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैंने खुद ही लिख के दिया ना यहाँ पे कि जब आप अकाउंटिंग करना शुरू करोगे ना तो देख लेना, जब हम सामान खरीद रहे हैं, यही एग्जांपल आपने पूछा ना अभी कि एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग बट इट विल जनरेट प्रॉफिट, तो सर करंट एसेट्स नहीं, वो करंट एसेट्स में कब आएगा? जब वो स्टॉक में आ रहा है। स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड जो बच गया, एट द एंड ऑफ द पीरियड जो बच गया, ज्यादा दूर नहीं है। लिखा मैंने इसलिए क्योंकि मैं जो बोलूंगा उससे तो पलट सकता हूँ, जो लिखूंगा उससे तो नहीं पलट सकता ना, इसीलिए मैंने जानबूझ के वो पूरा एग्जाम्पल लिख के दे दिया, ताकि जब आप अकाउंटिंग की थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेंगे, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो वो परचेजेस में आएगा या एसेट्स में आएगा। मैं कह रहा हूं परचेजेस में आएगा, और वो परचेजेस भी आपके लिए एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। एसेट्स की कैटेगरी अलग होगी, एक्सपेंस की कैटेगरी अलग होगी। ओके, पता चल जाएगा गोइंग डाउन द लाइन। तो स्टॉक, करंट एसेट्स का एग्जांपल स्टॉक लेंगे हम, डेटर्स लेंगे हम, डेटर्स, रिसीव अमाउंट, बिल्स रिसीवेबल बता देता हूं क्या होता है। स्टॉक, प्लीज इन्वेंट्री को लेना करंट एसेट का एग्जांपल, फिर आपका दूसरा तो आ ही गया डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल, ध्यान से देखना, ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा 50,000 रुपए का, अब आपने मेरे पैसे देने हैं, तो आपने कहा कि सर 3 महीने लगेंगे, अभी तो नहीं है पैसे। मैंने कहा 3 महीने, तो चलो ऐसा करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, एक कागज में बना के भेज रहा हूं, आप उस पर बस साइन कर देना कि 3 महीने बाद आप पेमेंट कर दोगे। तो वो कागज का टुकड़ा जो आपने साइन करके मुझे भेजा, वो मेरे लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। आपके लिए क्या है? बिल्स पेएबल। मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है सेम चीज, आपके लिए बिल्स पेएबल है। तो आगे जाके हम देखेंगे बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपने पैसे देने हैं, मैंने पैसे लेने हैं उस बिल के अगेंस्ट, तो वो एक मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मुझे वो कैश जनरेट करके देगा।
ओके, कोई भी डाउट? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में सर फर्क क्या होता है? डेटर्स, मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, बस अभी सामान बेचा है और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, तो आप किस कैटेगरी में आ रहे होगे? डेटर्स में। अब अगर अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा है, आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, तो मैं अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूं। तो सेम ट्रांजैक्शन में एक और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन अगर हुई तब बनेंगे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ओके सर, फायदा ही क्या हुआ? पैसे तो वो भी नहीं मिले, पैसे तो ये भी नहीं मिले, करंट एसेट्स तो वो भी थे, करंट एसेट्स तो ये भी थे। ऑब्वियसली दीज आर मोर सिक्योर्ड। एग्जैक्ट डेट है, इसकी लीगल बाइंडिंग कहीं ज्यादा होती है। चलो जस्ट रीड, अभी जल्दी से रीड करेंगे।